हेलो। क्या सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज क्लियर है? क्या सभी को मेरी आवाज क्लियर है? अब बेटा 10 मिनट के लिए थोड़ा सा जो है वेट कर लीजिएगा। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग वाला कंप्यूटर अपडेट हो रहा है, तो उसमें 2 से 4 मिनट का टाइम दिखा रहा है। तो रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर दूंगा, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो लेक्चर रह जाएगा। ठीक है, केवल 10 मिनट का वेट करेंगे। 8:20 में मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, 8:20 पे क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो वेट फॉर 10 मिनट्स।
चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? ठीक है, जो है कोई बात नहीं। नेट नहीं चल रहा तो मैं क्लास अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नेट नहीं चल रहा तो तुम मैसेज कैसे कर रहे हो यार? ठीक है, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं तुम लोगों के साथ, ठीक है। चलो, आज थोड़ा सा जो है, जो अपलोड करते हैं उस वाले सिस्टम में थोड़ा सा दिक्कत थी, अपडेट हो गया था, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रिंग में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया, तो उस क्वेश्चन को भी मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। डीसी डिस्ट्रीब्यूटर के हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डीसी डिस्ट्रीब्यूटर पढ़ रहे थे। डीसी डिस्ट्रीब्यूटर में मैंने बताया था कि दैट इज नथिंग बट द आपका जो है, जो केस होता है, दैट इज नथिंग बट द चार टाइप का केस बनता है डीसी में। एक था कि डीसी डिस्ट्रीब्यूटर था, दैट इज टू वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर fed from one end, that is two wire DC distributor fed from both the end। तीसरा आपके पास था DC two wire distributor fed from mid point, और एक आपका था that is nothing but the, और एक आपके पास था that is रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर, डीसी डिस्ट्रीब्यूटर लेकिन कैसा, रिंग में, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। क्वेश्चन में आपको करवा रहा था, एक क्वेश्चन आपका रह गया था, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो राइट डाउन द क्वेश्चन विल बी देयर। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ए सिंगल लाइन, ए सिंगल लाइन, ए सिंगल लाइन डायग्राम, ए सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ फोर बस ए सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ फोर बस, ठीक है। फोर बस का एक सिंगल लाइन डायग्राम है, और ए सिंगल सोर्स डिस्ट्रीब्यूटर, ए सिंगल सोर्स डिस्ट्रीब्यूटर, ए सिंगल सोर्स डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम shown below। देखिए, अभी तक आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बोल रहा है कि आपके पास एक सिंगल लाइन डायग्राम है जिसमें चार बसें हैं और सिंगल सोर्स डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, मतलब एक ही सोर्स से हम इस सिस्टम को क्या कर रहे हैं, फेड कर रहे हैं। सिंगल सोर्स डिस्ट्रीब्यूटर, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसमें क्या है, सिंगल सोर्स सिस्टम है, मतलब एक ही सोर्स से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, फेड कर रहे हैं। उसका फिगर उसने दिया है, बोल रहा है सिस्टम शोन बिलो, मतलब सिस्टम आपको नीचे दिखाया गया है। ए सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ए फोर बस सिंगल सोर्स डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम शोन इन द फिगर। ये क्वेश्चन में आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है। नाउ दिस इज द चार बस है यहां पर, दिस इज ए फोर बस। पहली बस और दूसरी बस को कनेक्ट किया हुआ है, दिस इज फर्स्ट बस, एंड दूसरी बस को कनेक्ट किया है। और बेटा, इस पहली बस और दूसरी बस के बीच में जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं, फिर जो कनेक्टिंग वायर है उसको इसमें बोला है E2। क्या बोला है, दिस इज कॉल्ड E2, दिस इज E2। या फिर आप बोल सकते हैं ये फर्स्ट बस है, ये फर्स्ट बस है, ये सेकंड बस है, ये थर्ड बस है, दिस इज द फोर्थ बस, ठीक है। पहली दूसरी बस के बीच में उसने लगाया E2, ठीक है। पहली और तीसरी बस के बीच में उसने जो कंडक्टर लगाया है उसका नाम उसने दिया है E1, उसने नाम दिया है E1। नाम इज E1, नेम इज E1, ठीक है। नाउ उसके बाद
दूसरा और चौथे बस के बीच में जो कनेक्शन है उसका भी नाम दिया है, और तीसरी बस और चौथी बीच के बीच में ये जो कनेक्शन है कंडक्टर का कनेक्शन का नाम दिया, इसका नाम दिया बेटा E4 और इसका नाम दिया है E4 एंड E3। ठीक है, चलो अब बोला है कि 4 बस आपके पास बस है, दैट इज 1 2 3 4, और इस बस में सिंगल सोर्स है, हम इसको क्या कर रहे हैं, फेड कर रहे हैं। सिंगल सोर्स आपका इस वाली बस में क्या किया जाए, फेड किया। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इस बस में एक सिंगल सोर्स है, इसको क्या कर रहा हूं, फेड कर रहा हूं। सिंगल सोर्स से आप इस बस को फेड कर रहे हैं, दिस इज ए सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज इज फेड। यहां से इस बस से हम सोर्स वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, फेड कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहां पर आपके पास ये बस 2 है, बस 2 में एक कंज्यूमर लगा है जो कि कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये कुछ कंज्यूमर को सप्लाई कर रहा है। पहला कंज्यूमर बस 2 पे लगा है जो कि 5 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। 5 एम्पियर का लोड या फिर कंज्यूमर लगा है। बस 4 पे आपका एक कंज्यूमर लगा है जो कि कितना लोड या फिर कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 2 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि बस नंबर 3 पे एक लोड लगा है या फिर कंज्यूमर लगा है जो कि कितना करंट आपका ड्रॉ कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं, अभी आप देखेंगे जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो ये अभी रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर आप इसको मान सकते हैं, रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर विल बी देयर। अब ये क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, अच्छा रेडियल में क्या होता है, रेडियल में आपका एक साइड से फेड करते हैं और दूसरा वाला जो टर्मिनल होता है वो ओपन होता है, सीधा सीधा वायर होता है। ठीक है, चलिए ये फिगर आप बना लीजिए, फिर आगे इसके मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। और क्वेश्चन में जो बोला गया वो चीज इसने आपको दिखाया भी है। यहाँ पर बोल रहा है ए सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ए 4 बस, 4 बस का एक सिंगल लाइन डायग्राम है, और सिंगल सोर्स द्वारा हम इस डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में एक सिंगल सोर्स सिस्टम द्वारा क्या कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर, सिंगल सोर्स डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम इज शोन। सिंगल सोर्स डिस्ट्रीब्यूटर है, एक ही सोर्स से इस डिस्ट्रीब्यूटर को क्या कर रहे हैं, फेड कर रहे हैं। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटर जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर एंड हो रहा है, तो ये अभी आपका रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर है, दिस इज अ रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या फिगर बना लिया? पहले तो यार तुम लोग अपना वीडियो ओपन कर लो, मुझे वीडियो दिख नहीं रहे हैं, वीडियो ओपन कर लें। अभी तुम लोग को नहीं सुनाई दे रहा है ना, मैंने तुम लोग से बोला कि वीडियो ओपन कर लो। मेरा वीडियो शो नहीं हो रहा, मेरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे अपना वीडियो दिखाओ। मेरी आवाज आ रही है ना? क्या मेरा वीडियो नहीं आ रहा है? क्या मेरा वीडियो नहीं आ रहा है? मेरे ख्याल से मेरा वीडियो आ रहा होगा, मेरी स्क्रीन में तो मेरा वीडियो दिख रहा है। चल चलिए आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, बोल रहा है ब्रांचेज। आगे क्वेश्चन में बोला है ब्रांचेज, ब्रांचेज E1, E2, E3 एंड E4। 4 ब्रांच है E1, branches E1, E2, E3 and E4 are having equal resistance। उसने बोला ये जो ब्रांचेज लगी हैं E1, E2, E3 सभी ब्रांचों के रेजिस्टेंस क्या है, बराबर है, लेकिन उसने दिए नहीं है, बोला है कि रेजिस्टेंस बराबर है। द लोड current, the load current are indicated, the load current are indicated in the figure। फिगर में आपको लोड करंट भी दिखा दिए गए हैं, ये भी बात सही है। बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब जरा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा जो मैं लिख रहा हूं।
द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पॉलिसी, बिल्कुल आज डिस्ट्रीब्यूशन में खत्म कर दूंगा इसलिए बीच में रोकिएगा नहीं, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पॉलिसी, द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पॉलिसी रिक्वायर्ड, एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और उसकी पॉलिसी क्या रिक्वायर्ड कर रही है, द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पॉलिसी रिक्वायर्ड रेडियल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन एक कंपनी है, वो इस सिस्टम को कैसे चाहती है, रेडियल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहती है। हेलो, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ये अभी रिंग डिस्ट्रीब्यूटर है, रिंग, क्योंकि देखिए जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पर आपका उसी पॉइंट पे आके जो है लास्ट पॉइंट मिल गया, तो जहां से स्टार्टिंग वहीं पर एंडिंग, देखिए रिंग। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चाहती है कि मैं इस रिंग सिस्टम को, रिंग डिस्ट्रीब्यूटर को रेडियल सिस्टम में कन्वर्ट कर दूं, और रेडियल सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद मैं किस ब्रांच को हटाऊं कि उस रेडियल सिस्टम में मिनिमम पावर लॉस हो, ठीक है। मतलब एक ब्रांच को हटा दूंगा, अगर मैं किसी एक ब्रांच को हटा दूंगा तो आप देखेंगे कि आपका जो सिस्टम है वो रेडियल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप 3 कंज्यूमर होंगे, ऐसे मुड़ा हुआ है तो आप इसको सीधा कंडक्टर भी कर सकते हो, रेडियल में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 कंज्यूमर लगे, और रेडियल सिस्टम में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो किस ब्रांच को हटाने में मिनिमम पावर लॉस होगा, मिनिमम पावर लॉस की पॉलिसी, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो बताना है कौन सी ब्रांच हटानी पड़ेगी। द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पॉलिसी रिक्वायर्ड रेडियल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को रेडियल सिस्टम चाहिए, रेडियल सिस्टम ऑपरेशन, रेडियल सिस्टम ऑपरेशन चाहिए, ये जो ऑपरेशन है रिंग ना हो के रेडियल हो, ऑपरेशन विद मिनिमम पावर लॉस। रेडियल सिस्टम तो उनको चाहिए लेकिन मिनिमम पावर लॉस होना चाहिए। अच्छा, ये रेडियल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर रहा है ये भी क्वेश्चन में दिया है, बोल रहा है दिस कैन बी अचीव, दिस कैन बी अचीव मतलब रेडियल सिस्टम कैसे अचीव किया जाएगा, दिस कैन बी अचीव्ड बाय ओपनिंग ऑफ ए ब्रांच, ओपनिंग ऑफ द ब्रांच। हम किसी एक ब्रांच को ओपन कर रहे हैं, ब्रांच को ओपन करके हम इस रिंग सिस्टम को रेडियल सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन रेडियल सिस्टम में हमें इस तरह से कन्वर्ट करना है कि उस रेडियल सिस्टम में मिनिमम पावर लॉस हो। तो वो कौन सी ब्रांच होगी जिसको हटाने पे जो रेडियल सिस्टम बने मिनिमम पावर। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, जैसे E1 ब्रांच को हटाएं, E2 ब्रांच को हटाएं, E3 ब्रांच को हटाएं, कि ऑप्शन नंबर 4 है E4 ब्रांच को हटाएं। ये क्वेश्चन है आपका। चलो कैसे क्वेश्चन को करते हैं पहले समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रॉल कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर, पहले इतना लिख लो, बाद में स्क्रॉल पे स्क्रॉल करेंगे, पहले इतना लिखे। पिंटू पाल, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने जो आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया। बताएं, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है और रेडियल के क्वेश्चन में आपको करवा चुका। पावर लॉस आपको मिनिमम चाहिए, पावर लॉस, पावर लॉस कैसे निकालेंगे, टोटल पावर लॉस आपके रेडियल सिस्टम में मिनिमम I² × R। विकास तुम्हारा गलत है, विकास तुम्हारा गलत है कि E2 को हटा देने पे, देवेश तुम्हारा गलत है। हाँ, आपके पास क्वेश्चन लिखा है, आपको मुझे आंसर बताना है भाई। प्रसाद तुम्हारा गलत है, 5 एम्पियर गलत है, गलत भाई। कृष्णा बाबू तुम्हारा सही है, अवनीश तुम्हारा गलत है, कुलदीप तुम्हारा गलत है, लोकेश तुम्हारा गलत है। करंट कहां बता रहा हो भाई, तुम्हें ब्रांच को बताने की, जो हम रेडियल सिस्टम बता रहे, बोल रहे कि रेडियल सिस्टम चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को रेडियल सिस्टम चाहिए लेकिन मिनिमम पावर लॉस होना चाहिए उस रेडियल सिस्टम में,
और ये रेडियल सिस्टम वो कैसे अचीव कर रहा है? ओपनिंग द ब्रांच, ब्रांच को ओपन करके, एक ब्रांच को ओपन करके। ध्यान से देखिए। अच्छा बताइए, पावर लॉस क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर। बोला उसने कि जितनी भी ब्रांच लगी है, हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है? बराबर। तो पहले हम लोग हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करो, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए बोर्ड पे सॉल्यूशन। उसने बोला कि जितनी भी ब्रांच लगी E1 E2 सबका रेजिस्टेंस क्या है? बराबर। तो लेट अस कंसीडर, ध्यान से देखो अब, let us consider the resistance of the resistance of the branch, the resistance of each branch। हर एक पावर लॉस के लिए रेजिस्टेंस चाहिए। ईच ब्रांच इज आर ओम, ठीक है। आर ओम पर यूनिट लिखे, ओम पे लिखा। देखो हर एक ब्रांच को उसने रजिस्टर दिया है। आपको टोटल पावर्स आपके रेडियल सिस्टम में मिले, टोटल पावर लॉस तो जितनी ब्रांच होगी है उसमें करंट इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर, यही लॉस होने वाला है, ठीक है। तो आपको रजिस्टर मानना पड़ेगा। उस क्वेश्चन में दिया था कि जितनी भी ब्रांच है सारी ब्रांच का रजिस्टर क्या है? बराबर। तो मैंने हर एक ब्रांच का रजिस्टेंस क्या ले लिया? बराबर। पहले मैं कौन सी ब्रांच को हटाने जा रहा हूँ? E1 को हटाने। तो सेम सिस्टम ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। और E1 को मैं हटाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद आप देखेंगे ये जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो आपका रिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो रेडियल में कन्वर्ट होगा। रेडियल में कन्वर्ट होने के बाद आप उसमें पावर लॉस निकालेंगे, वो मिनिमम आना चाहिए, ठीक है। यहां पर देखिए ध्यान से, चलिए यहां बोर्ड पे देखें केस नंबर 1। चलो केस नंबर 1, केस नंबर 1 अभी एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है, रिंग डिस्ट्रीब्यूटर। हेलो, रिंग डिस्ट्रीब्यूटर है, रेडियल में कन्वर्ट करना है। आपकी कंपनी की पॉलिसी कि भैया इसको मुझे रिंग में ऑपरेट नहीं करना, रेडियल में करना है। रेडियल में ऑपरेट करने के लिए एक ब्रांच को हटाना है। तो पहले हटा रहे हैं कौन सी ब्रांच? केस नंबर 1, ब्रांच E1, ब्रांच E1 इज ओपन। E1 ब्रांच को ओपन कराओ। पहले मैं हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस लिख देता हूं। हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस आपका इक्वल था और कितना माना है आपने? आर ओम। हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस इक्वल था आर ओम, दिया नहीं था तो हमने मान लिया आर ओम, एंड दिस इज नथिंग बट द आर ओम, ठीक है। किस ब्रांच को हटा रहे हैं हम लोग? पहले हम लोग E1 ब्रांच को। ध्यान से देखिए, E1 ब्रांच को अगर मैं हटा दूंगा तो क्या रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका रेडियल में कन्वर्ट हो जाएगा। हेलो देखो, यहां से एक एंड से फेड कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट हुआ और लास्ट कंज्यूमर ये। बेटा इसको सीधा भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं। नाउ दिस इज लाइक दिस, ये मुड़ा हुआ है, इसको सीधा, इसको खींच के सीधा कर दो, रेडियल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे? रेडियल में कन्वर्ट हो गया। दिस इज ए रेडियल, दिस इज ए रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर। अब आप देखिए इस रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर में जब मैंने E1 को हटा दिया तो इस रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर में कितना पावर लॉस होगा? पावर लॉस कितना होगा? इस वाली ब्रांच में लॉस, इस वाली ब्रांच में लॉस, इस वाली ब्रांच में। आपको हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस मालूम है, अगर करंट मालूम चल जाए तो लॉस भी निकाल सकते हैं, टोटल लॉस निकाल सकते हैं। तो करंट लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और मैंने बताया रेडियल सिस्टम में अगर एक साइड से आप फेड कर रहे हैं ना, तो लास्ट वाले कंज्यूमर से आप हर एक ब्रांच में करंट लिख सकते हैं। लास्ट वाला कंज्यूमर कितना करंट ड्रॉ कर रहा है? 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है। तो इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा जरा मुझे बता। इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा? E3 ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा? 1 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद जरा इस ब्रांच में करंट बता, E4 वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। यहां पर आप देखेंगे ये करंट मालूम है, ये करंट मालूम है, यहाँ 1 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर, तो यहाँ पर कितना करंट आएगा बेटा? दिस इज द 3 एम्पियर। और बेटा जरा E2 वाली ब्रांच में करंट बताएं, जरा E2 वाली ब्रांच में करंट बताएं। हेलो, करंट यहां से आ रहा है 3 और यहां पर जा रहा है दैट इज 5, तो कितना करंट आ जाएगा? 8 एम्पियर। कितना आ जाएगा बेटा? 8 एम्पियर। हर एक ब्रांच में करंट मालूम है, हर एक ब्रांच में करंट रजिस्टर, करंट रजिस्टर, करंट। तो टोटल पावर लॉस निकाल सकते हैं जब E1 को हटाए। टोटल पावर लॉस इन द रेडियल, रेडियल सिस्टम में टोटल पावर लॉस निकालना है। टोटल पावर लॉस, टोटल पावर लॉस
टोटल पावर लॉस क्या होगा, दैट इज E3 का लॉस प्लस E4 का लॉस प्लस E2 का लॉस। जरा मुझे बताएं E2 में कितना लॉस हो रहा है, करंट है 8 एम्पियर, रेजिस्टेंस दैट इज I स्क्वायर इंटू आर, I स्क्वायर इंटू आर प्लस आपका E4 में कितना लॉस होगा, दैट इज I स्क्वायर इंटू आर। और बेटा E3 में कितना लॉस होगा, करंट है I स्क्वायर 1 इंटू आर, तो टोटल हो जाएगा 64 इंटू आर प्लस 9 इंटू आर प्लस 1 इंटू आर, तो ये आपके पास आ जाएगा 74 आर। इतना वॉट लॉस होगा क्योंकि आपका करंट एम्पियर में है, हेलो करंट एम्पियर में है और रेजिस्टेंस ओम में, तो लॉस किस में आएगा, वॉट में आएगा। तो अगर मैं इवन ब्रांच को हटाऊंगा तो मेरे इस रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कितना पावर लॉस होगा, दैट इज 74 आर वॉट, इतना लॉस होगा। चलो अब हम जो है केस नंबर 2 ले, E2 को हटाने के बाद देख रहे हैं कि जो रेडियल सिस्टम बनेगा उसमें टोटल कितना पावर लॉस होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलो केस नंबर 2, देख के नहीं बता सकते इस क्वेश्चन में कि देख के बता दो। आपको जो रेडियल सिस्टम चाहिए उसमें पावर लॉस कम से कम होना चाहिए। नोट करिए केस नंबर 2, ब्रांच E2, यहां लिख लो वेन, यहां भी वेन कर लेना, वेन ब्रांच E2 इज ओपन। अगर मैं ब्रांच E2 को ओपन कर देता हूं तो मेरे जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनेगा उसमें लॉस निकालना। चलो मेरे ख्याल से हो गया होगा, आगे चल सकते हैं। अगर हो गया हो तो आगे चल सकते हैं। अवधेश कह रहे कि रुक जाइए, हैं अपने मन से भी कर लो, करंट निकाल के रजिस्टेंस निकालना है बेटा। हेडफोन लगा के पढ़ा करो तुम लोग, बिना हेडफोन के कैसे पढ़ रहे हो तुम लोग? हेडफोन लगा के पढ़ोगे तो तुम्हें मेरी आवाज ज्यादा क्लियर समझ में आएगी। चल मेरे ख्याल से हो गया होगा। चल नेक्स्ट फिर से फिगर को कट कर लेते हैं। ये फिगर दिया हुआ था, इस बार मैं हटाने वाला हूं कौन सी ब्रांच बेटा, E2 ब्रांच हटा। ध्यान से देखिए हर एक ब्रांच का रजिस्टेंस आप मान चुके हैं R ओम, दिस इज R ओम, दिस इज R ओम एंड दिस इज R ओम। इस बार आपने ब्रांच हटाई है E2, और E2 ब्रांच हटाते ही ये रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ऐसा रेडियल सिस्टम चाहिए जिसमें पावर लॉस मिनिमम होते है। E2 को हटाने के बाद जो रेडियल सिस्टम बना उसमें पावर लॉस निकालने जा रहा है, ठीक है। चलो अगर पावर लॉस निकालना है तो रेजिस्टेंस वन में करंट हर एक ब्रांच में आपको मालूम है, तो चलो यहाँ पर बताइए इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा, E4 वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा, दैट इज 5 एम्पियर। यहां पर कितना करंट आएगा बेटा, यहां पर आएगा 7 एम्पियर। और यहां पर कितना करंट आएगा बेटा, यहां पर आने वाला है आपके पास 7 और 1 8 एम्पियर, ठीक है। चल टोटल पावर लॉस निकालने जा रहे हैं जब E2 को हटाया। रेडियल सिस्टम में टोटल पावर लॉस, टोटल पावर लॉस इन द रेडियल सिस्टम। इवन वाली ब्रांच में जो लॉस होने वाला है दैट इज I स्क्वायर इंटू आर, प्लस E3 वाली में जो लॉस होगा दैट इज I स्क्वायर इंटू आर
और बेटा E4 में जो लॉस होगा दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर। बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है इस रेडियल सिस्टम में, देख लीजिए 64 इंटू आर, 49 इंटू आर, प्लस आपके पास होने वाला है दिस इज नथिंग बट द 25 इंटू आर। और टोटल जब निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 138 आर इतने वॉट आएगा। वेरी वेरी हाई लॉस। ठीक है, केस नंबर थर्ड। चलिए E3 ब्रांच को हटा के देखते हैं। जो मेरे पास रेडियल सिस्टम है, क्या उसमें पावर लॉस कम हो रहा है? व्हेन ब्रांच E3 इज ओपन। ब्रांच E3 को मैं ओपन करने जा रहा हूं। ब्रांच E3 को ओपन कर। कल मैं आपकी सारी क्लास लूंगा, कल परसों प्रॉपर तरीके से, जिस प्रकार से आपकी ऑफलाइन क्लास चलती थी सेम। ठीक है, 11 बजे हम लोग जो है सैग एंड टेंशन का पहला लेक्चर कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके सैग का एक ही लेक्चर मिसिंग है, पहला लेक्चर मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद सैग के सारे लेक्चर हैं वन बाय वन करते हुए मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, और आपका जो है यूटिलाइजेशन की भी कल क्लास लूंगा, डिजिटल की भी क्लास लूंगा। ठीक है, प्रॉपर जिस तरह से मैं क्लास लेता तो उसी मैं शेड्यूल आपको रात में ही भेज दूंगा। पहली जो क्लास आपकी होगी वो मॉर्निंग में 11 बजे से होगी, 11 बजे से लेके 2 बजे तक 3 घंटे की क्लास रहेगी। ठीक है, हाँ चलो E3 को ओपन कर, E3 को ओपन कर देना है। चलो E3 को मैंने ओपन किया। चलो E3 को ओपन किया, पहले तो रेजिस्टेंस शो कर देता हूं। हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको बराबर था, मान लिया RO। हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस बराबर था RO मान लिया। E3 ब्रांच को ओपन कर रहे हैं बेटा, E3 ब्रांच को। E3 ब्रांच को ओपन करने के बाद ये रिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपका रेडियल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें पावर लॉस निकालते हैं, मिनिमम है कि कितना। चलो नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहां पर देखिए यहां पर कितना करंट है 1 एम्पियर, तो इस वाली ब्रांच में भी कितना करंट आएगा 1 ही एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, 1 एम्पियर। यहां पर करंट देखते हैं, यहां पर बेटा आपका 2 एम्पियर का लोड लगा, तो यहां पर इस ब्रांच में करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर, दिस इज 2 एम्पियर। और यहाँ पर बेटा 2 एम्पियर है, यहाँ 5 एम्पियर, तो इस वाली ब्रांच में करंट आ जाएगा 7 एम्पियर। अब टोटल पावर लॉस निकाल सकते हैं। जब E3 को ओपन किया, टोटल पावर, टोटल पावर लॉस इज नथिंग बट इक्वल टू इवन ब्रांच में जो लॉस होगा दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर, प्लस E4 ब्रांच में जो लॉस होगा दैट इज नथिंग बट द आई स्क्वायर इंटू आर। और बेटा जो E2 ब्रांच में लॉस होगा दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू आर 1 इंटू आर प्लस 4 इंटू आर प्लस 49 इंटू आर, तो ये हो जाएगा 64 इंटू आर वॉट। अगर आप E3 वाली ब्रांच को ओपन करेंगे तो 54 आर वॉट का लॉस होगा इस रेडियल सिस्टम में। नेक्स्ट, अब आपके पास केस नंबर बचा 4। केस नंबर 4, व्हेन ब्रांच E4 is open, when the branch E4 is open। अगर मैं E4 ब्रांच को ओपन कर देता हूं, फिर देखता हूं कि रेडियल सिस्टम में लॉस कितना होने वाला। निवेश आपका आंसर सही है, E4 को ओपन करने में सबसे कम लॉस आएगा। चलो
यहाँ पर पहले तो हम क्या करते हैं कि हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस बराबर रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। हमने E4 वाली ब्रांच को ओपन कर दिया। E4 वाली ब्रांच को ओपन करने के बाद ये रिंग आपका रेडियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब इस रेडियल सिस्टम में पावर लॉस निकालने की हर एक ब्रांच में करंट आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा। तो E4 वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगा 2 एम्पियर का लोड लगा, तो यहाँ पर आपका करंट आएगा 2 एम्पियर। E1 वाली ब्रांच में कितना करंट आएगा, 2 + 1 दैट इज 3 एम्पियर। और E2 वाली ब्रांच में टोटल करंट आपके पास आएगा दैट इज 5 एम्पियर। टोटल हर एक ब्रांच में करंट मालूम है, तो टोटल पावर लॉस, टोटल पावर लॉस अगर निकालेंगे इस रेडियल सिस्टम में, E1 में अगर निकालेंगे तो I स्क्वायर इंटू आर, प्लस E3 में निकालेंगे दैट इज I स्क्वायर इंटू आर, और E1 में अगर आप निकालेंगे दैट इज नथिंग बट द I स्क्वायर इंटू आर। ये हो जाएगा 9R प्लस 4R प्लस 25R, और ये आपके पास होने वाला है 25 और 9 आपका 34, 38R वॉट। मेरे ख्याल से सबसे कम इसी में आ रहा है कि अगर आप E4 ब्रांच को ओपन करके रेडियल सिस्टम बनाएंगे तो उसमें सबसे कम पावर लॉस होगा 38R। E3 को ओपन करने पे ज्यादा है, E2 को ओपन करने पे सबसे ज्यादा लॉस है, एंड दैट इज E1 को ओपन करने में 64। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर आप E4 ब्रांच को ओपन करेंगे तो आपका पावर लॉस कैसा होने वाला है, सबसे कम होने वाला है। सो दैट branch E4 is open, then the minimum power loss is occur in the डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तब उस रेडियल सिस्टम में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, अगर शॉर्ट ट्रिक होता तो मैं आपको बता देता हूँ। जिस चीज की शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसमें आपको 1 बाय 1 करके सबको ओपन करना पड़ेगा और फिर लॉस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आंसर ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट। अब चलते हैं हम लोग एसी डिस्ट्रीब्यूशन में। चलो, तो यहाँ पर टिक कर दे। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट। क्वेश्चन नहीं लिख पाए थे तो क्वेश्चन लिख लो भाई, ये लो क्वेश्चन लिख लो, ये पूरा क्वेश्चन है ना। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, लिखने से अच्छा यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मजा आ गया? क्या मजा आ गया जो है कैलकुलेशन करना है जो है। देखो क्वेश्चन जेई लेवल पे बहुत सिंपल आते हैं पावर सिस्टम से, लेकिन टॉपिक आपका पढ़ा होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का आज लास्ट लेक्चर है, मैं सारे लेक्चर डिस्ट्रीब्यूशन के अपलोड कर दूंगा आज, ठीक है। आज का लेक्चर ऑनलाइन में नहीं है तो मैं आज का लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। चलो आ जाओ। अब जब हम बात करते हैं एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देखो एसी और डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में केवल एक अंतर होगा। आप देखेंगे डीसी के केस में आपका जो लोड होगा, एसी के केस में हमेशा पावर फैक्टर भी बताएगा। डीसी के केस में पावर फैक्टर कितना होता है? डीसी के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में तो यूनिटी पावर फैक्टर होता है, लेकिन एसी के केस में जब भी कंज्यूमर लगा होगा, सैग एंड टेंशन आपका अलग टॉपिक है, ट्रांसमिशन का पार्ट है, ठीक है। जब आप अपने ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर को दो जो है टावर्स के बीच में आप जो है हैंग करते हैं, तो जो आपका एक झोल बनता है, ठीक है, उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं, ठीक है।
और सैग कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, वो सारी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। चलो, तो कल डिस्कस करेंगे, आज उस टॉपिक पे जो है डिस्कशन ना करें। एसी और डीसी में एक चीज होगा, जब हम एसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हर एक एलिमेंट इंपीडेंस ऑफर करेगा। तो यहां पर क्या होता था डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में, देखो इंडक्टर कैपेसिटर ओपन और शॉर्ट हो जाते थे तो केवल आपके कंडक्टर का रजिस्टिव पार्ट लिया जाता है। डीसी के केस में वी कैन ओनली टेक द रजिस्टिव पार्ट ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। लेकिन एसी के केस में आपका इंडक्टर कैपेसिटर भी पिक्चर में आएंगे, तो हर एक कंडक्टर का आपको इंपीडेंस लिखना पड़ेगा। और इंपीडेंस कैसी क्वांटिटी होती है? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, दैट इज जेड इज इक्वल टू होता है आर प्लस जे एक्स, ठीक है। और मैं जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना पड़ेगा। वोल्टेज ड्रॉप बराबर क्या होगा? करंट इनटू इंपीडेंस। और जब आप गुणा करते हैं ना, तो आपको पोलर फॉर्म में अगर आपका इंपीडेंस लिखा होगा तो आपका वोल्टेज जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म में जब आप लिखेंगे इंपीडेंस को, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या भी लिखना पड़ेगा? फेज एंगल लिखना पड़ेगा। मुझे हमेशा आपके ब्रांच का या फिर कंडक्टर का इंपीडेंस दिया होगा मेरे एग्जामिनेशन में, लेकिन वो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में दिया होगा। मुझे वोल्टेज ड्रॉप निकालना होगा तो मुझे करंट इनटू इंपीडेंस अगर आप गुणा करना चाहते हो तो पोलर फॉर्मेट सबसे बेस्ट होगा। पोलर फॉर्मेट में अगर आप इंपीडेंस को लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड आपस में गुणे हो जाएंगे, फेज एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो आपका मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाएगा। तो जब भी मुझे जो है आपके एसी डिस्ट्रीब्यूशन में कंडक्टर का इंपीडेंस दिया होगा रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, तो पहले मैं उसको पोलर फॉर्मेट लिखूंगा, मैग्नीट्यूड और फेज। तो पहली चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब यहां पर जो है मैं कंडक्टर का इंपीडेंस लिखूंगा तो पोलर फॉर्मेट लिखूंगा, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और उसका फेज एंगल भी होगा, ठीक है। दूसरा, उसके बाद आपका जो लोड होगा, लोड का आपको डिमांड दिया होगा, लोड कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, साथ ही साथ कितने पावर फैक्टर का लोड लगा है। एसी के केस में पावर फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। तो पावर फैक्टर होता क्या है बेटा? पावर फैक्टर होता है वी और आई के बीच का एंगल। तो अगर आपको पावर फैक्टर मालूम है तो आप थीटा निकाल सकते हैं। थीटा क्या है? वी और आई के बीच का एंगल। हेलो, वी और आई के बीच के एंगल का कोसाइन ही क्या होता है? पावर फैक्टर। तो अगर आपको पावर फैक्टर दिया तो वी और आई के बीच का एंगल बता सकते हैं। वोल्टेज को हमेशा क्या मानते हैं? रेफरेंस। वोल्टेज को हमेशा क्या मानते हैं? रेफरेंस। तो अगर आपको एंगल मालूम है तो आप करंट का फेजर बता सकते हैं। करंट का मैग्नीट्यूड होगा, फेज एंगल। अगर लैगिंग लोड होगा तो हमेशा फेज को कैसे लिखेंगे? माइनस साइन के साथ लिखेंगे। लीडिंग लोड होगा तो करंट वोल्टेज से क्या करेगा? लीड। एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज नथिंग बट द एंटी क्लॉकवाइज कैसा साइन होगा? पॉजिटिव। तो लीडिंग के लिए हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ फेज एंगल लिखेंगे करंट का, और अगर लैगिंग एंगल होगा तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे। फाई की वैल्यू कैसे मालूम चलेगी? पावर फैक्टर दिया होगा, पावर फैक्टर। यहां से फाई निकाल लेंगे। फाई का तो वी और आई के बीच का एंगल, वी तो रेफरेंस होता है। आई का फेजर मालूम चल जाएगा कि रेफरेंस कितने एंगल पे है। कितने एंगल पे होता है? हमेशा आई का फेजर रेफरेंस से फाई एंगल पे होता है। लीडिंग के लिए केस में हमेशा एंगल को प्लस साइन के साथ लिखेंगे और लैगिंग केस में हमेशा माइनस साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। बस पावर फैक्टर का रोल है कि चूंकि मुझे वोल्टेज चाहिए तो करंट को मुझे फेजर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड तो देगा, फेज एंगल पावर फैक्टर से निकालेंगे, और अगर लैगिंग लोड होगा तो फेज एंगल को माइनस साइन के साथ, लीडिंग एंगल होगा तो प्लस साइन। ये सब ने एसी में आपको पढ़ाया होगा, तो मेरे ख्याल से आपको सारी बातें मेरी क्लियर होगी, ठीक है। चलो, अब हम अपने क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एसी डिस्ट्रीब्यूशन। हेडिंग डालें एसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, आपके एग्जामिनेशन में अगर बात किया जाए तो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है, क्योंकि एसी में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है, बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन होगा नहीं। तो एसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 से 3 बार पूछा गया है, लेकिन मेंस में पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव में नहीं। ऑब्जेक्टिव में जब भी क्वेश्चन आता है वो हमेशा डीसी से ही आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप डीसी पढ़ के जाए। एसी जब हम बात करेंगे मेंस की, एसएससी जेईई मेंस में, वहां पर एसी के आज तक केवल 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उनमें से जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको एक करवा दूंगा, ठीक है। तो एसी में आपको उतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि एसी में मैग्नीट्यूड और फेज दोनों लेके चलना है। कैसे कैलकुलेशन होता है एक क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, हेडिंग डालें एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी हमें डिस्ट्रीब्यूटर पढ़ना है। एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमें डिस्ट्रीब्यूटर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिस्ट्रीब्यूटर, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, टाइप ऑफ एसी डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो हम एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में
डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट हेडिंग डालें टाइप ऑफ एसी डिस्ट्रीब्यूटर। टाइप ऑफ एसी डिस्ट्रीब्यूटर। टाइप ऑफ एसी डिस्ट्रीब्यूटर। तो 4 टाइप के एसी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। सेम जैसे डीसी में थे, सिंगल साइड से फिट कर सकते हैं, दोनों साइड से फिट कर सकते हैं, ठीक है, मिड से फिट कर सकते हैं, रिंग टाइप भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें लिख रहा हूं दैट इज 2 वायर एसी डिस्ट्रीब्यूटर। 2 वायर एसी डिस्ट्रीब्यूटर। ये बताओ 2 वायर डिस्ट्रीब्यूटर होगा, लेकिन हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो कौन सा डायग्राम बनाएंगे, हमेशा सिंगल वायर वाला बनाएंगे। और कैलकुलेशन करने के लिए वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, तो टोटल इंपीडेंस चाहिए होगा हर एक सेक्शन का, टोटल इंपीडेंस, ठीक है। तो आपको जब दिया होगा तो पर यूनिट लेंथ का दिया होगा, टोटल हर एक सेक्शन की लेंथ से मल्टीप्लाई, तो टोटल इंपीडेंस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। या फिर हमेशा टोटल इंपीडेंस भी आपको देगा, ठीक है। बहुत इजी कैलकुलेशन में देगा। मैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, एक में आपको सीक्वेंस दिखा दूंगा कैसे करते हैं, और एग्जामिनेशन का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इतने में अपना टाइम हो जाएगा। 2 वायर एसी डिस्ट्रीब्यूटर, 2 वायर एसी डिस्ट्रीब्यूटर for concentrated load, for concentrated load fed from वन इंड। और एसी में आज तक 3 क्वेश्चन जो मैंने बताए थे वो यहीं से पूछे गए हैं, वन इंड से फेड करने के लिए, क्योंकि वन इंड में इतना कैलकुलेशन हो जाता है। 2 और 3 या 2 और मिड वाले में तो और ज्यादा होगा, इसलिए 2 और 3 से आज तक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो हम भी जो है एग्जामिनेशन के क्वेश्चन उठा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा कि आप एक साइड से फेड कर सकते हैं, दोनों साइड से भी फेड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट होगा 2 वायर एसी डिस्ट्रीब्यूटर for concentrated load fed from both end। तीसरा 2 वायर एसी डिस्ट्रीब्यूटर, 2 वायर एसी डिस्ट्रीब्यूटर फॉर कंसंट्रेटेड लोड fed from मिड पॉइंट। और चौथा आपके पास होगा दैट इज एसी रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर। एसी रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर। चलो पहला वाला बताते हैं, यही एग्जामिनेशन में पूछा गया तो इसी को उठा लेते हैं। तो हेडिंग डालें दैट इज 2 वायर एसी डिस्ट्रीब्यूटर फॉर कंसंट्रेटेड लोड फेड फ्रॉम वन एंड। लेकिन कंसंट्रेट 2 वायर होगा, लेकिन बनाएंगे सिंगल वायर वाला कैलकुलेशन के लिए। हो गया, चलिए हेडिंग डालें। Now you can take the heading 2 wire AC distributor for concentrated load
fed from one end. चलो फिगर बनाते हैं, 2 वायर है लेकिन बनाएंगे सिंगल वायर हमेशा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एसी डिस्ट्रीब्यूटर बना रहा हूं। अब इसे एसी डिस्ट्रीब्यूटर, और ये जितने भी मैंने कैटेगरी बताई ये रेडियल वाले हैं, और ये वाला रिंग वाला, ये बाकी सारे के सारे रेडियल है। रेडियल मतलब सीधी लाइन, सीधी लाइन रेडियल। ठीक है, चलो 2 वायर सिंगल वायर बना रहे हैं, एक साइड से फेड कर रहे हैं। कहां से फेड कर रहे हैं? एक साइड से। चलो ये डिस्ट्रीब्यूटर, इसका नाम दे देते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। इस एसी डिस्ट्रीब्यूटर को आप पॉइंट ए से क्या करना है बेटा? फेड करो। पॉइंट ए से आपने क्या किया? फेड किया। ठीक है, नाउ दिस इज द पॉइंट ए से फेड कर रहे हैं, और कितने हैं? जो बेटा पॉइंट ए का पोटेंशियल होगा फीडर का भी पोटेंशियल होगा, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट किया है। सेकेंडरी होगी आपकी, सेकेंडरी से ये आपका फीडिंग पॉइंट, यहां से आपका वायर निकल रहा होगा जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटर में डायरेक्टली क्या हो रहा होगा? जा रहा होगा। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द फीडर वीए। कितने पोटेंशियल पे होगा? वीए। एसी के बारे में बात करें इसलिए बाहर लगा रहे हैं, दिस इज योर फीडर। ठीक है, दिस इज योर फीडर। ठीक, चलो अब ये जो एसी डिस्ट्रीब्यूटर है ये 3 लोड को क्या कर रहा है? पावर सप्लाई कर रहा है। पहला जो लोड लगा है वो पॉइंट सी पे लगा है, दूसरा जो लोड लगा है वो पॉइंट डी पे लगा है, और तीसरा जो लोड लगा है वो पॉइंट बी पे लगा है। ठीक है, पॉइंट सी पे जो लोड लगा हुआ है, पॉइंट सी पे जो लोड लगा हुआ है वो लैगिंग पावर फैक्टर लोड है, और कितना करंट ड्रॉ कर रहा है? दैट इज I1 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है। लेकिन ये कैसा है? लैगिंग पावर फैक्टर लोड, लैगिंग पावर फैक्टर लोड है, या फिर लीडिंग बोल देते हैं। पॉइंट सी पे जो लोड लगा है दैट इज ए लीडिंग पावर फैक्टर लोड, और इस लीडिंग पावर फैक्टर लोड का जो पावर फैक्टर है उसको हम रिप्रेजेंट करें cos phi1 से। और कितना एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है? I1 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, ये बताओ लोड का पावर फैक्टर आपको दिया है, लोड का पावर फैक्टर दिया है cos phi1, तो यहां से हम phi1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो पावर फैक्टर दिया cos phi1, पहले लोड का पावर फैक्टर ये है, मान लो ये आपके पास 0.8 है, तो यहां से phi1 की वैल्यू निकाल लें। और phi1 अगर आपके पास है इसका मतलब V और I के बीच का एंगल आ गया। अगर ये लीडिंग पावर फैक्टर होगा तो ये जो करंट होगा, करंट आपका वोल्टेज से कितना एंगल लीड करेगा? phi1। और अगर लीडिंग एंगल होगा तो जब मैं अपने करंट को पोलर फॉर्मेट में लिखूंगा तो इस एंगल को प्लस साइन, क्योंकि करंट का फेजर वोल्टेज के फेजर से कितने एंगल से लीड करेगा? phi1 एंगल से, phi1। तो यहां से phi1 की वैल्यू आप निकाल लेंगे, और अगर आपके पास phi1 आ जाएगा तो आप करंट को पोलर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर पावर फैक्टर दिया होगा तो V और I के बीच का एंगल आ जाएगा। V तो बेटा रेफरेंस है 0 डिग्री, तो करंट आपका वोल्टेज से कितना एंगल बनाएगा? phi1 एंगल बनाएगा। और ये एंगल आपको मालूम है तो आप करंट का पोलर फॉर्मेट लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया phi1, एंगल भी दिया है। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए कि अगर आप, तो हमेशा देखो एग्जामिनेशन में मैग्नीट्यूड देगा और लोड का पावर फैक्टर देगा, यहाँ से हम phi1 की वैल्यू निकाल लेंगे। आपको मैग्नीट्यूड मालूम है तो यहाँ से आप अपने पॉइंट सी पे जो कंज्यूमर लगा है उसके करंट को आप क्या कर सकते हैं? पोलर फॉर्मेट लिख सकते हैं। करंट को पोलर फॉर्मेट में क्या लिखूंगा? करंट को I1 करंट को इस फॉर्मेट में, पोलर फॉर्मेट में। पोलर फॉर्मेट में क्या हो? कितना मैग्नीट्यूड है? I1 है, और लीडिंग पावर फैक्टर है ना, लीडिंग है तो एंगल कितने? ये बताओ, लीडिंग है तो एंगल पॉजिटिव होगा, और कितना एंगल होगा? phi1, तो दैट इज द प्लस phi1, प्लस 5। ये मैंने आपके लोड सी पे जो कंज्यूमर लगा है उसके लोड को या फिर उसके करंट को पोलर फॉर्मेट में लिखा है। इन दोनों की इंफॉर्मेशन से लिखा जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलो नेक्स्ट। सर एंगल क्यों बनाएगा? भैया
पावर फैक्टर है ना, पावर फैक्टर क्या होता है, लोड के वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। लीडिंग पावर फैक्टर है, हेलो, लीडिंग पावर फैक्टर मतलब ये जो करंट होगा, I1 करंट वोल्टेज से क्या करेगा, लीड करेगा। कितने एंगल से लीड करेगा, इनके बीच का एंगल, दैट इज फाइव। तो अगर मैं I1 को फेजर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैग्नीट्यूड I1 और कितना एंगल बना रहा है, रेफरेंस से 5। किसी भी फेजर को लिखने के लिए उसका रेफरेंस एंगल हमेशा मालूम है, रेफरेंस से कितना एंगल बना रहा होगा, 5 बना रहा होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? खून का सौदागर, ये जो भी खून का सौदागर है भैया, लिखा है ना एग्जामिनेशन में दिया होगा पावर फैक्टर लीडिंग और लैगिंग। आपको ये एग्जामिनेशन में दिया होगा कि जो I1 एम्पियर का लोड लगा है वो लीडिंग पावर फैक्टर की लैगिंग, एसी के केस में वो बताएगा पावर फैक्टर। ठीक है कुलदीप, चलो नेक्स्ट पॉइंट डी पे हमारा क्या लगा हुआ है, एक लोड लगा है। पॉइंट डी पे एक लोड लगा है, पॉइंट डी पे एक लोड लगा है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर से करंट क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। कैसा लोड लगा है ये आपको एग्जामिनेशन में बताएगा, लैगिंग पावर फैक्टर लोड लगा है और इसका पावर फैक्टर दिया cos phi2 और कितने एम्पियर का लोड लगा है, I2 एम्पियर का। तो ये बताओ अगर आपको बेटा लोड का पावर फैक्टर मालूम है, दैट इज cos phi2, तो यहां से phi2 की वैल्यू निकाल लेंगे और आपका जो I2 होगा वो वोल्टेज से कितने एंगल पे होगा, phi2 एंगल में। कैसे, लैगिंग, लैगिंग मतलब निगेटिव साइन के साथ। तो अगर मैं I2 करंट को पोलर फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो I2 करंट का मैग्नीट्यूड I2 है, फेज एंगल कितना होगा, -phi2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लैगिंग एंगल को निगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर लोड है लाइक दिस। इस इंफॉर्मेशन से ये मैंने लिखा, ये आपको एग्जामिनेशन में लिखना पड़ेगा। और बेटा पॉइंट बी पे जो मेरा लोड लगा है, पॉइंट बी पे ये डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट बी पे एक लोड को फेड कर रहा है और एक ऐसा लोड लगा यूनिटी पावर फैक्टर लोड, यूनिटी पावर फैक्टर लोड। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब cos phi की वैल्यू, अच्छा ये बोलेगा यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू, हेलो यूनिटी है क्या, पावर फैक्टर मतलब cos phi की वैल्यू कितनी है, 1। cos phi की वैल्यू 1 मतलब v और i के बीच कितना एंगल होगा, 0 डिग्री होगा। v और i के बीच 0 डिग्री एंगल मतलब दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। v का एंगल 0 तो i का एंगल भी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? यूनिटी पावर फैक्टर लोड और कितने एम्पियर का है, यहां पर एंगल नहीं बताएगा, यहां उसने लिखा है कि भैया लोड का पावर फैक्टर यूनिटी है। ये आपको समझना है कि cos phi की वैल्यू कितनी है, 1। अगर cos phi की वैल्यू 1 है तो phi v और i के बीच का एंगल दैट इज 0 डिग्री होगा। मतलब आपका v रेफरेंस में तो i भी रेफरेंस उसका भी एंगल कितना है, 0 डिग्री। कितने एम्पियर का, यहाँ पर जो लोड लगा है लोड बी पे यूनिटी पावर फैक्टर लोड है, कितने एम्पियर का, I3 एम्पियर का लोड लगा है। तो जरा इसको पोलर फॉर्मेट में लिखो भैया, पॉइंट बी पे जो लोड लगा है पोलर फॉर्मेट, पोलर फॉर्मेट में जब इसको लिखेंगे पोलर फॉर्म में तो मैग्नीट्यूड इतना है और एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कैसे लिखा मैंने, ये मुझे लिखना पड़ेगा, ये मुझे लिखना पड़ेगा पोलर फॉर्मेट में। चलो हमेशा जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो पोलर फॉर्मेट एसी के केस में। अब देखो हर एक सेक्शन का इंपीडेंस दिया होगा, इंपीडेंस आपका कैसी क्वांटिटी है, क्योंकि मुझे ड्रॉप निकालना होगा, ड्रॉप क्या होगा, करंट इनटू इंपीडेंस। हर एक सेक्शन में करंट चाहिए तो लोड के करंट पोलर फॉर्मेट में लिख दिया और इंपीडेंस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और फेज। तो चलो इस सेक्शन को लिख रहा हूं, इस सेक्शन का एसी सेक्शन के इंपीडेंस को, हेलो एसी सेक्शन के इंपीडेंस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं जेड एसी से। इसका मैग्नीट्यूड होगा जेड एसी, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी फेज एंगल भी होगा आर प्लस जे, हेलो आर प्लस जे एक्स होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा फेज एंगल भी होगा। ठीक है, फेज एंगल होगा फाई एसी, क्या मान रहा हूं मैं, फाई एसी, या फिर थीटा मान लो, इंपीडेंस एंगल थीटा से डिपेंड करते हैं, थीटा एसी। ठीक है, चलो आपका एसी सेक्शन का टोटल रेजिस्टेंस दिया है, इसको मैं ओम पे लिख रहा हूं, टोटल रेजिस्टेंस या फिर टोटल इंपीडेंस। इंपीडेंस टोटल इंपीडेंस कितना है, जेड एसी, जेड एसी टोटल इंपीडेंस है जिसका मैग्नीट्यूड है जेड एसी, फेज एंगल है थीटा एसी। हमेशा पोलर फॉर्मेट में लिखेंगे, हर एक सेक्शन का इंपीडेंस पोलर फॉर्मेट में लिखेगा क्योंकि गुणा करने में आसानी रहेगी। फिर सीडी सेक्शन का टोटल इंपीडेंस लिख देते जेड सीडी
इसको भी, इसका भी मैग्नीट्यूड पोलर फॉर्मेट में लिखेंगे, दिया रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होगा, मैग्नीट्यूड और फेज फॉर्म पे लिखेंगे। नाउ जेड सी डी, ये इसका मैग्नीट्यूड है, फेज एंगल है थीटा सी डी, और डीबी सेक्शन का टोटल इंपीडेंस हो जाएगा, डीबी सेक्शन का टोटल इंपीडेंस मैग्नीट्यूड है डीबी, फेज एंगल होगा थीटा डी। चलो इंपीडेंस हर एक सेक्शन का मतलब हर एक सेक्शन में करंट लिखने जा रहे हैं। हेलो, करंट डीबी सेक्शन में कितना करंट फ्लो करेगा, I3। सीडी सेक्शन में कितना करंट फ्लो करेगा, यहां से देखो बेटा करंट है I2 और यहां पर है करंट I3। फेजर फॉर्म में लिखेंगे हर चीज, I2 प्लस I3, और यहां पर बेटा एसी सेक्शन में टोटल करंट हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। बस कैलकुलेशन खत्म। आपसे पूछेगा कि हर एक सेक्शन का ड्रॉप निकाल, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल पूछेगा तो पोटेंशियल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो पोटेंशियल, हेलो, पूछेगा हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, देखो कैसे निकाले। पहले इतना फिगर बना लीजिए, हो गया क्या? चलो अब देखो, आपसे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल पूछा, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल तो तुम तुरंत बता सकते हो, फीडर से डायरेक्टली कनेक्ट है। तो लिखे जरा, निकालने जरा, कैलकुलेशन करें, पोटेंशियल पूछेगा, एसी वाले में पोटेंशियल पूछेगा, और पोटेंशियल बताने के बाद मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट भी बता पाएंगे। वैसे अगर एक साइड से फेड कर रहे हैं तो जो लास्ट वाला कंज्यूमर है वही आपका मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट पे होने वाला। नाउ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। बस एसी में एक चीज बढ़ जाती है, फेज एंगल को आपको हर चीज लेके, हर के साथ फेज एंगल लेना पड़ेगा। पॉइंट ए का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होने वाला बेटा, वीए होने वाला। पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना होगा, वीए से फेड कर रहे हैं तो वीए ही होगा। अब पॉइंट सी का पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी। ये बताओ, पॉइंट ए का पोटेंशियल मालूम है क्या, आप एसी सेक्शन में ड्रॉप निकाल सकते हैं, एसी सेक्शन का करंट मालूम है, इंपीडेंस मालूम है, करंट इनटू इंपीडेंस दैट इज द ड्रॉप। तो अगर मैं पॉइंट ए के पोटेंशियल में एसी सेक्शन के ड्रॉप को घटा दूंगा तो पॉइंट सी का पोटेंशियल आ जाए। क्लियर है क्या मेरी बात? हेलो, पॉइंट ए का पोटेंशियल मालूम है, अगर मैं एसी सेक्शन के ड्रॉप को घटा दूं तो मैं किस पॉइंट पे पहुंचूंगा, पॉइंट सी। तो लिखेंगे बेटा, हेलो, दैट इज पॉइंट सी का जो पोटेंशियल होगा दैट इज नथिंग बट द पॉइंट ए के पोटेंशियल में से आपको कौन से सेक्शन का ड्रॉप घटाना है, एसी सेक्शन का ड्रॉप घटाना है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? यही तो लिखा है बेटा, वीएसी। वीएसी इक्वल टू क्या होगा, हेलो, वीएसी इक्वल टू हो जाएगा वीए माइनस वीसी। पॉइंट ए का मालूम है, सी का निकाला, तो पॉइंट सी का निकालेंगे तो ए के में सी का घटा देंगे। चलो अब देखो, पॉइंट ए का तो आपको मालूम है, एसी सेक्शन का ड्रॉप निकालना है, एसी सेक्शन का ड्रॉप, करंट इनटू इंपीडेंस हो जाएगा, एसी सेक्शन का इंपीडेंस मल्टीप्लाइड बाय एसी सेक्शन का करंट। आ जाओ जरा, दैट इज, नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू वीए। एसी सेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ध्यान से देखो बेटा, करंट, एसी सेक्शन का इंपीडेंस कितना है, जेड एसी। अब देखो, अगर आप एसी सेक्शन में ड्रॉप निकालना चाहते हो तो आपको गुणा करना है। गुणा करने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, पोलर फॉर्मेट में। पोलर फॉर्मेट में मैग्नीट्यूड आपस में गुणा हो जाएगा, फेज ऐड हो जाएगा। तो मैं सबको पोलर फॉर्मेट में लिखूंगा, हेलो हेलो, सबको पोलर फॉर्मेट में लिखूंगा। दिस इज वीए,
करंट I1 को पोलर फॉर्मेट में लिखे तो मैग्नीट्यूड I1 है, फेज एंगल कितना है +φ1, लीडिंग पावर फैक्टर ना I1, हेलो मैग्नीट्यूड I1 है, फेज एंगल कितना है +φ1। I2 को जरा पोलर फॉर्मेट में लिखो बेटा, I2 का मैग्नीट्यूड है I2, फेज एंगल कितना है -φ2, और I3 क्या है यूनिटी पावर फैक्टर एंगल 0 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई इंपीडेंस को लिखेंगे एसी सेक्शन का मैग्नीट्यूड है जेड एसी और फेज एंगल कितना है थीटा एसी, बस गुणा कर डालिए, बस यहां से आपका आंसर आ जाएगा। नाउ दिस इज योर आंसर। उसी तरह पॉइंट डी का पोटेंशियल निकालने के लिए अगर पूछा जाए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी, पॉइंट डी का पोटेंशियल बड़ी आसानी का, पॉइंट सी का तो निकाल लिया है ना, तो आप क्या करेंगे, हेलो पॉइंट सी के पोटेंशियल में से आप सीडी सेक्शन के ड्रॉप को घटा दीजिएगा तो पॉइंट डी का पोटेंशियल आ जाएगा। तो पॉइंट डी का अगर मुझे कोई पोटेंशियल पूछता जो है, तो आप पॉइंट सी के पोटेंशियल में से दैट इज सीडी सेक्शन के ड्रॉप को घटा दे। अब सीडी सेक्शन का ड्रॉप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, हेलो सीडी सेक्शन में करंट कितना है I2 + I3, और इंपीडेंस भी आपको मालूम है सीडी सेक्शन का, निकाल लेते हैं। दिस इज करंट, करंट है आपके पास I2 + I3, और बेटा सीडी सेक्शन का इंपीडेंस है ZAC। मल्टीप्लाई करना है, पोलर फॉर्मेट सबसे बेस्ट होगा, जोड़ने के लिए रेक्टेंगुलर फॉर्मेट सबसे अच्छा होता है, और मल्टीप्लाई करने के लिए पोलर फॉर्मेट। तो अगर मुझे यहाँ पर ऐड करना है तो मैं रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में लिखूंगा, फिर गुणा करना है तो पोलर फॉर्मेट में लिखूंगा, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, VC I2 को अगर मैं पोलर फॉर्मेट लिखूं तो मैग्नीट्यूड है I2, फेज एंगल है -φ2, और I3 को अगर मैं पोलर फॉर्मेट है मैग्नीट्यूड फेज फॉर्म लिखूं तो मैग्नीट्यूड I3, फेज एंगल 0 डिग्री है, और इंपीडेंस को ZCD का मैग्नीट्यूड है ZCD और फेज एंगल है थीटा CD, थीटा CD। ठीक है, यहां से आपका पॉइंट डी का पोटेंशियल आ जाएगा, और पॉइंट डी का पोटेंशियल आते ही पॉइंट बी का पोटेंशियल भी निकाल लिया। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट डी के पोटेंशियल में से आप दैट इज डीबी सेक्शन के ड्रॉप को घटा दीजिए। आपके किताब में दिख रहा होगा, पॉइंट डी के पोटेंशियल में से आप डीबी सेक्शन के ड्रॉप को घटा दीजिए। चलो यहां पर आप देखेंगे पॉइंट डी का पोटेंशियल निकाला है, पॉइंट या फिर डीबी सेक्शन में जो करंट है वो है I3, और इंपीडेंस कितना है ZDB। मल्टीप्लाई करना है, पोलर फॉर्मेट में लिख डालिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, VD माइनस दैट इज I3 का मैग्नीट्यूड है I3 और एंगल है 0 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई इंपीडेंस ऑफ DB सेक्शन दैट इज मैग्नीट्यूड है ZDB, फेज एंगल है थीटा DB। यहां से पॉइंट बी का पोटेंशियल आपके पास आ जाएगा, और एक बार जैसे ही सारे पोटेंशियल आ गए काम खत्म हो जाएगा। चलो मैं क्वेश्चन लेता हूं, मेंस का जो क्वेश्चन था उसको कर लेते हैं, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। मेंस का क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए चलिए लिखिए जरा क्वेश्चन। चलिए लिखिए क्वेश्चन। ए सिंगल फेज
ए सिंगल फेज AC distributor a single phase AC distributor supplies to single phase load as shown in the figure, बोल रहा है कि एक सिंगल फेज एसी डिस्ट्रीब्यूटर है, सिंगल फेज मतलब 2 ही वायर होने वाले, ये सिंगल फेज एसी डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई कर रहा है 2 सिंगल फेज लोड को, जो कि आपको फिगर में दिखाए गए हैं। बोल रहा है फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम A to C, ए से सी के बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, केवल इतना बताना है आपको। ठीक है, चलो मैं आपको फिगर भी बना देता हूं। नाउ दिस इज द फिगर, दिस इज ए सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूटर जिसका नाम है एसी, और ये सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूटर को हम पॉइंट ए से फेड कर रहे हैं, पॉइंट ए से इसको फेड किया जा रहा है वीए पोटेंशियल के साथ 230 एंगल 0 डिग्री। ठीक है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है 2 लोड को क्या करा है, फेड करा है। एक लोड आपका पॉइंट बी पे लगा है और एक लोड आपका पॉइंट सी पे लगा है। पॉइंट बी पे जो लोड लगा हुआ है 30 एम्पियर का लोड है, और इसका पावर फैक्टर दिया है, पावर फैक्टर इज 0.8 लैगिंग, ये दिया हुआ। और पॉइंट बी पे जो लोड लगा हुआ है, पॉइंट सी पे जो लोड लगा हुआ है 40 एम्पियर का लोड है, यूनिटी पावर फैक्टर लोड। ठीक है, आपको हर एक सेक्शन का इंपीडेंस दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया सारा चीज। अब टोटल इंपीडेंस है कि पर यूनिट इंपीडेंस है, ये तो यूनिट देख के मालूम चलेगा। बोल रहा है कि आपका जो है ए से बी के बीच जो टोटल इंपीडेंस है 0 प्लस जे 0.25 ओम, और ओम में दिया है, ओम का मतलब होता है दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एबी सेक्शन। एबी सेक्शन का टोटल इंपीडेंस दिया हुआ, टोटल इंपीडेंस। एसी के केस में इंपीडेंस क्या आएगा, पिक्चर। और बेटा बीसी सेक्शन का टोटल इंपीडेंस उसने दिया हुआ है 0 प्लस जे 0.35 ओम। मुझे कैसे मालूम चला इंपीडेंस है, क्योंकि एसी के बारे में बात कर रहे हैं, एसी में हर एक एलिमेंट आपका इंपीडेंस ऑफर करेगा। चलो अब आपको मुझे बताना है कि ए से सी के बीच में कितना टोटल ड्रॉप हो रहा है, VAC बताना है। हेलो, ए से सी के बीच में टोटल ड्रॉप बताना है, ये बताना है आपको VAC, ए से सी के बीच में टोटल ड्रॉप। यही बताना है। चलो यहां बताओ, अच्छा बताओ ए से सी के बीच में जो टोटल ड्रॉप होगा क्या वो AB प्लस BC के फेजर एडिशन के बराबर होगा? हेलो, AC सेक्शन के बीच में जो ड्रॉप होगा वो AB और BC सेक्शन के ड्रॉप के फेजर एडिशन के बराबर होगा। दिस ड्रॉप इज इक्वल टू दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप। बिल्कुल, तो लिख रहे हैं, देखो ध्यान से देखें, VAC इज नथिंग बट इक्वल टू AB सेक्शन का ड्रॉप प्लस BC सेक्शन के ड्रॉप का फेजर एडिशन। हेलो, कौन सा एडिशन? फेजर एडिशन। अब इसको निकालते हैं, VAB और हेलो AB सेक्शन का ड्रॉप निकालना है, BC सेक्शन का ड्रॉप। हेलो, AB सेक्शन के ड्रॉप को निकालने के लिए आपको AB सेक्शन में करंट चाहिए, इंपीडेंस चाहिए।
करंट तो तुम्हें दिया, इंपीडेंस तो तुम्हें दिया, केवल करंट चाहिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर करंट। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सेक्शन का भी इंपीडेंस दिया हुआ है, यहाँ पर करंट है, तो करंट पहले लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन करंट को हम हमेशा क्या करेंगे, एसी के केस में पोलर फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ये बताइए पॉइंट सी पे जो लोड लगा है 40 एम्पियर का लोड लगा है, यूनिटी पावर फैक्टर है। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब वी और आई के बीच, यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब cos फाई की वैल्यू है बेटा 1। हेलो, यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या हुआ, पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं cos फाई से, और वो कितना, यूनिटी, तो फाई की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos इनवर्स 1, या फिर फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। क्या मेरी बात समझ रहे? अरे भाई cos फाई इज इक्वल टू 1 है, यूनिटी पावर फैक्टर तो यार फाई की वैल्यू नहीं बता पाओगे, इसको लिख सकते हैं cos 1 को लिख सकते हो दैट इज cos 0 डिग्री, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री। अब करंट दिया, करंट का मैग्नीट्यूड मालूम है, फेज एंगल मालूम है कि आपका जो करंट है वो रेफरेंस है 0 डिग्री पे है, तो दैट इज नथिंग बट द, अगर मैं इस करंट को पोलर फॉर्मेट में लिखूं, पोलर फॉर्मेट में अगर मैं लिखूं, तो दिस करंट इज नथिंग बट इक्वल टू करंट इज 40 मैग्नीट्यूड, और फेज एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, इतना एम्पियर, इतना एम्पियर। तो इस ब्रांच में भी कितना करंट फ्लो करेगा, 40 एंगल 0 डिग्री, इतना एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। अब यहां पर आते हैं, ये करंट मालूम चल जाएगा, इस सेक्शन में भी करंट आ जाएगा, ड्रॉप निकाल लेंगे। चलो ये बताओ ये क्या है बेटा, लोड का पावर फैक्टर दिया है, लोड का पावर फैक्टर 0.8। यहां पर देखो लोड के पावर फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं cos फाई से, जिसकी वैल्यू है 0.8। कैसे फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, cos इनवर्स 0.8, और जब cos इनवर्स 0.8 निकालेंगे तो आएगा 36.86 डिग्री। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? आपका जो करंट है वो वोल्टेज से, हेलो, करंट का फेजर वोल्टेज से कितने एंगल पे है, रेफरेंस से कितने एंगल पे करंट का फेजर 36.86, लेकिन कैसे, लैगिंग ना, लैगिंग का मतलब क्या कर रहा हूं, लैग कर रहा होगा, निगेटिव साइन के साथ करंट का फेजर वोल्टेज से लैग कर रहा है, कितने एंगल से, 36.86 लैग कर रहा है। तो करंट को अगर मैं पोलर फॉर्मेट में लिखना चाहूँ, हेलो, करंट को अगर मैं पोलर फॉर्मेट में लिखना चाहूँ, तो मैग्नीट्यूड है 30, लैगिंग एंगल कितने एंगल से लैग कर रहा है, रेफरेंस 36.86। तो यहां पर अगर मैं करंट लिखना चाहूं, तो यहां पर जो करंट होगा, दिस करंट प्लस इस करंट का फेजर एडिशन, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 30 एंगल हो जाएगा माइनस 36.86 प्लस 40 एंगल 0, दिस इज द टोटल करंट। दिस इज द टोटल करंट। दोनों सेक्शन में करंट मालूम है, इंपीडेंस मालूम है, ड्रॉप निकाल डाल। क्या हो गया क्या, चले जरा ये इंपीडेंस, ये कहाँ का इंपीडेंस है, एबी सेक्शन का इंपीडेंस है क्या, एबी सेक्शन का इंपीडेंस है, इसको हम लिख देते हैं जेड ए बी। कितना दिया हुआ बेटा ये, हेलो, कितना दिया है बेटा, 0 प्लस जे 0.25 ओम। अच्छा ये तो मेरा रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में दिया, रियल और इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं इसको पोलर फॉर्मेट लिखना चाहूँ, तो इमेजिनरी पार्ट ये केवल, रियल पार्ट तो 0 है, दैट इज मैग्नीट्यूड होगा 0 पॉइंट। हेलो, अगर आप इसका निकालना चाहें, फेज एंगल निकालना चाहें, और मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, यही बचेगा, मैग्नीट्यूड यही होगा, फेज एंगल, समझ है ना, ये सर ने एसी में पढ़ाया होगा। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो केवल इमेजिनरी पार्ट है, ये इसका मैग्नीट्यूड और फेज एंगल, जे का फेज एंगल होता है 90 डिग्री। तो अगर मैं अपने एबी इंपीडेंस को लिखना चाहूं, तो दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड इज 0.25, फेज एंगल इज 90 डिग्री, इतना हो।
और यहां पर अगर मैं बात करना चाहूं, ये जो दिया है वो आपका इंपीडेंस दिया हुआ है प्लस जे 0.35 ओम। और अगर मैं इसको पोलर फॉर्मेट में लिखना चाहूँ मैग्नीट्यूड फेज में, तो जैसे 0.35 फेज एंगल इज 92, इतना। चलो निकाल डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही निकालना था एसी सेक्शन का ड्रॉप। एसी सेक्शन का ड्रॉप निकालना था, तो एसी सेक्शन का जो ड्रॉप होगा लिख लो जल्दी से तुम लोग। चलो चलो, तो वी एसी निकालना था, सेक्शन का ड्रॉप प्लस बीसी। हेलो, एसी एबी सेक्शन का ड्रॉप निकालना है। एसी एबी सेक्शन का करंट मालूम है, एबी सेक्शन का इंपीडेंस मालूम, दोनों को गुणा करना है। गुणा करने के लिए पोलर फॉर्मेट बेस्ट होगा। चलो, एबी सेक्शन में जो करंट है, करंट कितना है पता? करंट, हेलो, करंट है 30 एंगल माइनस 36.86 प्लस 40 एंगल, दिस इज द टोटल करंट। करंट into impedance, impedance is ZAB, current into impedance, current into impedance plus plus आपका बीसी सेक्शन का ड्रॉप। बीसी सेक्शन में करंट मालूम है, इंपीडेंस मालूम है। व्हाट इज द करंट? 40 एंगल 0 डिग्री और इंपीडेंस है जेड बीसी। चलो वैल्यू रख देते। एसी सेक्शन का ड्रॉप होगा 30 एंगल, गुणा करना है ना बेटा, गुणा करने के लिए पोलर, दिस इज 36.86, 40 एंगल 0 डिग्री, इंपीडेंस हेलो जेड ए बी, पोलर फॉर्मेट में लिख रहा हूं 0.25 एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज 40 एंगल 0 डिग्री। बीसी सेक्शन का जो इंपीडेंस होगा पोलर 35 एंगल 90 डिग्री। देखो यहां तो कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। हेलो, यहां पर पोलर गुणा करने के लिए पोलर एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे, तो दिस इज 40 गुणे 0.35 एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर पहले आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, टोटल करंट का ऐड करना, फिर उसके बाद गुणा करेंगे। तो ऐड करने के लिए पोलर फॉर्मेट सबसे बेस्ट होता है। पोलर फॉर्मेट इज द बेस्ट फॉर्मेट। क्या मेरी बात समझ है? इसको भी पोलर में कन्वर्ट करो, आर एंगल थीटा, और इसको भी पोलर में कन्वर्ट करो, ऐड करोगे ये तो सर ने बताया होगा पोलर में, पोलर को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना, नहीं बताया? कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। हेलो, मैं लिख देता हूं, लिख रहा हूं। हेलो, जब इसको निकालोगे आएगा 30, मतलब आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा माइनस जे आर साइन थीटा। और बेटा ये आपके पास आएगा 40। हेलो, केवल रियल पार्ट होगा इसमें, एंगल 0 डिग्री केवल रियल पार्ट होगा।
पता नहीं तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, ये मुझे आइडिया नहीं कि तो पता नहीं तुम लोग ने एसी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। मैं लिख देता हूँ, ये अब तुम लोग के काम की बात। 30 cos, एंगल निगेटिव है ना, तो 36.86 प्लस जे 30 साइन माइनस 30.86। केवल इसको मैंने ओपन किया है, इसको ओपन करने जा रहा हूं। 40 का 0 डिग्री, 40 जे 40 साइन 0 डिग्री, ठीक है। गुणे गुणे व्हाट इज द इंपीडेंस, दिस इज नथिंग बट द 0.25 एंगल 90 डिग्री प्लस दिस इज 40 इंटू 0.35, फिर एंगल आपस में ऐड हो जाए। और जब बेटा आप इसको निकालेंगे ना तो दिस इज नथिंग बट, इसको निकालेंगे और फिर इसको फिर से रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको कन्वर्ट होने के बाद आएगा 66.48 एंगल इज -16.69। इसको जब आप देखो, रियल पार्ट आपस में ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी में ये तो 0 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्टिकल यहां से आएगा और फिर उसका पोलर फॉर्मेट से उसको कन्वर्ट करेंगे तो 66.48 आएगा। और फिर जब गुणा करेंगे 0.25 एंगल 90 डिग्री। ठीक है। अब देखो मैग्नीट्यूड आपस में गुणे हो जाएंगे, फिर एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 66.48 गुणे 0.25, फिर एंगल्स आपस में ऐड हो जाते हैं गुणा करने पे, और ये आपके पास हो जाएगा दिस इज, इसको गुणा जब करेंगे तो 14 बचेगा यहाँ पर। 35 को जो है 0.35 को जब 40 से गुणा करेंगे तो 14 आएगा, दिस इज 40 एंगल इज 90 डिग्री। और यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो ये गुणा उड़ा करने के बाद ये आ जाएगा, टोटल आएगा 16.62 एंगल इज 73.31। और फिर से ऐड करना, ऐड करने के लिए कौन सा फॉर्मेट बेस्ट रहेगा, ऐड करने के लिए आपका कौन सा फॉर्मेट बेस्ट रहेगा, दैट इज नथिंग बट द रेक्टेंगुलर फॉर्मेट। तो इसको भी रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करिएगा, इसको भी रेक्टेंगुलर, और रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे, इमेजिनरी में पार्ट ऐड हो जाएंगे, तो कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज 4769 प्लस जे 39.7, ये आएगा VAC। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो मैग्नीट्यूड का अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और फेज एंगल कितना होगा, tan इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इमेजिनरी डिवाइडेड बाई, और जब निकालेंगे तो पोलर फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं 3 पॉइंट, जब इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 3.015 एंगल आ जाएगा 80.90। दिस इज द वोल्टेज। कैलकुलेशन है, देखो बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, बहुत हार्ड है सर, हार्ड क्या है यार, केवल कैलकुलेशन, फेज एंगल बस लेके चलना और कुछ नहीं, हार्ड वार्ड कुछ नहीं है। तो एसी में क्वेश्चन आया था तो मैं ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, एसी से मोस्टली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है जो है, ठीक है, एसएससी मेंस में पूछा जाता है। तो केवल आपको ध्यान रखना है कि जब एसी डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बात करेगा तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हर चीज का फेज एंगल लेके चलना है। मैंने एक क्वेश्चन करके बता दिया आपको, सारी की सारी चीजें सेम तरीके से वैलिड है, जैसे डीसी में कर रहे थे वैसे हम लोग एसी में भी कैलकुलेशन करेंगे। पर ध्यान रखना है कि आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ फेज एंगल भी क्या करना है, कंसीडर करना है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं?
क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? चलो, तो इस तरह से कंप्लीट होता है। अब न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया, तो मैं उसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। कल हम लोग जो है सैग और टेंशन पढ़ेंगे, कल 11 बजे से क्लास रख लेते हैं, ठीक है। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक सैग और टेंशन की क्लास रहेगी। इवनिंग में आपका डिजिटल और यूटिलाइजेशन की जो मैं क्लास ले रहा था वो रहेगी। बाकी ऑफलाइन पे आपकी मशीन की क्लास रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।